सो गाइस, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या, कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट हमारा कैसा मार्केट है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? ठीक है, कैपिटल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज होते हैं? ठीक है ना, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म मार्केट है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब तो याद आ गया। और कौन था सबसे ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन किसके मानने पड़ते हैं कैपिटल मार्केट में? सेबी के। वेरी गुड। तो ये सारी चीजें अब आपको याद रह चुकी हैं। अब अपन जा रहे हैं डिटेल करने। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। इन्होंने बताया हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर आप इंडिया की देखोगे तो हम याद आपको बता दें कि 18th सेंचुरी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हम सिक्योरिटीज, जो कंट्री में हमारे जब अंग्रेजों के जमाने के समय से ये हमारा स्टॉक मार्केट तैयार हो गया था। लेकिन आपको बता दूं इस कैपिटल मार्केट में क्या क्या चीजें थी। 90s तक आते आते हमने इसको समझा कि ये तो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज मतलब कि इसको रूल्स और रेगुलेशन और कानूनों में बांधकर चला पाना थोड़ा मुश्किल था। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि भैया एंड आते आते 90s का हम इसको ऑर्गेनाइज करके आ गए। जैसे मुंबई, पहले ऐसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते थे, बाद में वो मुंबई हो गया। ऐसे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज था, उसको हमने कोलकाता बोल दिया। धीरे धीरे चीजें बदली। मतलब भैया अंग्रेजों के जमाने में तो ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह होती नहीं थी। ये जो आज हम लोग खरीदना बेचना कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, ये सब हमको अभी 1990 के बाद से चालू हुआ। मतलब इसके पहले तक तो ये सब नहीं था। तो उनका कहना यह है कि देखो उस समय जो मार्केट अनऑर्गेनाइज था, और उस समय भी लोग आते थे और डायरेक्टली फिजिकल फॉर्म पे शेयर खरीदना बेचना करते, मतलब पेपर वर्क कर लेते थे, लो खरीदना लो बेचना ऐसे ऐसे करके पैसा देना। और फिर होता क्या था, वही जिसमें लोगों के पास पैसा है तो आ जाओ लेकर आओ। जो कंपनियां वो अपने लिए आए कि भैया हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुद ही से आके उन लोग एक ब्रोकर को बताते, वो ब्रोकर उनके बिहाफ में बताता भैया ये कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, आप एक काम करो इस कंपनी में पैसा लगा दो। तो लोग सेठ वेट मुनी मुनिम को लेके आए, पेटी भर पैसा दे दिया, बोला ये लो और पेपर दे दो हमें, मतलब वो शेयर दे दो जो हमें बताएगा कि हम मालिकाना इस कंपनी के अब मालिकाना हक रखते हैं। और फिर वो अपने अपने जगह पे चले जाते हैं वापस मुंबई छोड़ के। जो भी कोई गुजरात चला गया, यहाँ चला गया, वहां चला गया, लखनऊ चला गया, सब चले गए। बाद में हर साल वो आते हैं अपना डिविडेंड लेकर चले जाते थे, प्रॉफिट का पार्ट लेके, भैया हमने तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाए थे। ब्रोकर को बोलते भैया तुम ही ने दिलवाया था, चलो पैसा दो हमें, जो हमारा फायदा निकला इस बार का, क्योंकि हिस्सेदारी दी हुई थी। तो स्टॉक मार्केट इस तरीके से चलता था। उन लोग ऐसे पेपर में लिख लेते थे, हाँ हाँ आपका इतना हुआ, ऐसे ऐसे करते रहते थे। आगे देखते हैं। लेकिन क्या हुआ है ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर 1860, अगर आप लोगों ने पुरानी मूवीज वगैरह देखी हो या हिस्ट्री थोड़ा पता हो तो आपको पता होगा कि अमेरिका का सिविल वॉर चल रहा था जो 1860 के समय पे। उस समय मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा था उसने क्या किया था, सप्लाई ऑफ कॉटन को लेकर अच्छा खासा मार्केट बूम किया। मतलब हमारा मेन इंडिया जो है ना वही फेम लाइट में आया था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जब त्राही मच गई तो कॉटन जो है उन कंपनीज, मतलब बेसिकली इंडिया की जो वो कंपनीज थी अगर वो बाहर एक्सपोर्ट कर रही थी तो उनमें बूम आया अच्छा खासा। तो सबने उसके शेयर खरीद कर उस पर फायदे कमाने की कोशिश करी। तो ये पुरानी उस समय पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया और अच्छा खासा उनका पैसा बढ़ गया। ये शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा बूम था। तो बूम ऑफ शेयर मार्केट यहाँ पे बोला, फर्स्ट जॉइंट जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो स्टैब्लिश 1850। अब यहां तक आप लोग फटाफट अंडरलाइन करो कि भैया ये हमारे कैपिटल मार्केट का एक इंट्रो है जो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपने अंडरलाइन कर लिया है? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, अब थोड़ा स्पीड रखिएगा। अब मैंने हर जगह ऐसे आर लिखता है, इसका मतलब ये बाकी रीड कर लेना बस, ये आपको लिखने के लिए इतना जरूरी नहीं है। यहां तक में आंसर हो गया, क्योंकि उसके बाद आपको लिखना होगा टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में, शेयर्स और या डिबेंचर्स के बारे में अब अपन क्या करेंगे, डिटेल करेंगे। प्लीज मेरी बात ध्यान सुना, आपने 12th तक पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। इसकी भी डिटेलिंग आपको बताई है। पहले इक्विटी शेयर के बारे में बताया, ये बोला इक्विटी शेयर क्या है, एक ऑर्डिनरी शेयर जो कॉमन शेयर्स माने जाते हैं कि बेसिकली ओनर कैपिटल उसी से लगा रहा होता है। मतलब अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लो इक्विटी शेयर, तो आप भी ओनर ही कहलाओगे, भले आपने छोटे से शेयर खरीदे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हो ओनर। माने आप ओनर जाओगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, जितना प्रॉफिट आता है उस रेशियो के हिसाब से। तो यहां पर बोलते भैया जो प्रॉफिट डिपेंड करेगा वो डिविडेंड में मिलेगा, प्रॉफिट में। हाँ भैया ये वही बातें हैं जो हमने अभी तक पढ़ी थी। अब आगे उन लोग कुछ और बातें बताने वाले हैं जो कैरेक्टरिस्टिक कवर करेगा इक्विटी शेयर के, कि भैया मैच्योरिटी उसकी क्या होगी, क्लेम इनकम पे क्या होगा, उनका उनका क्लेम एसेट पे भी होगा, लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड होगी और वोटिंग राइट भी मिलेगी। ये 5 बातें जो आपको शेयर्स के बारे में लिखनी पड़ेगी।
प्रॉपर 12th वाला आंसर है ये। आप साइड हेडिंग बनाइए और इसके बारे में लिख दीजिए। मतलब क्या है बता देता हूं। क्या कैपिटल मार्केट में अगर देखा जाए कि भैया अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट किया तो उसका कोई टाइम पीरियड होता होगा क्या, कोई मैच्योरिटी होती होगी क्या, कि बस इससे साल बाद आपको बोल देंगे नहीं नहीं अब तो आप शेयर के ओनर नहीं रहे। ऐसा कभी नहीं होता अनलेस कंपनी वाइंडिंग अप में ना चली जाए, मतलब बिल्कुल खत्म होके बिक ना जाए। तो कुल मिलाकर कुछ चीजें हमको ऐसी बताई गई हैं कि भैया आप स्टॉक एक्सचेंज को समझो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है जिसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। ये कैपिटल रिमेन कंपनी के साथ रहता है जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है। क्लेम ऑन इनकम, अब इनकम में क्लेम करने वाले, हाँ इनकम अगर आप बात करोगे कि भैया जितनी भी डिविडेंड अपन ने प्रेफरेंस शेयर को दे दिया, मतलब प्रेफरेंस शेयर को हम राइट देते हैं, ये आप लोगों को शायद पता हो कि प्रेफरेंस शेयर को हम पहले चुकाते हैं शेयर का पैसा, कि ये लो उनका फिक्स डिविडेंड होता है, थोड़ा सा रिश्तेदार फंड बोला था मैंने आपको, उनको एक लेवल तक दे दिया बस फिक्स्ड, बस हो गया अब तुम लोग जाओ। बाकी जो बचा पैसा है पूरा कंपनी का पूरा किसका है, वो शेयर होल्डर्स का। क्लेम ऑन एसेड, मतलब लिक्विडेशन के समय पे जो उधारी उनने ली थी, लोन वगैरह लिया, वो सब चुकाने के बाद कंपनी की जितनी भी एसेड है अगर तुम उसको बेचोगे भी तो किस में बटेगी, सारे शेयर होल्डर्स में, इक्विटी शेयर होल्डर्स में, ठीक है। वोटिंग राइट हमेशा कंट्रोल किसका रहेगा, शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल है। प्रेफरेंस शेयर वाले को कंट्रोल वोटिंग राइट नहीं मिलती। इवन डिबेंचर से उठाया हुआ कंपनी से पैसा कोई कंट्रोल नहीं रखता। बैंक ने अगर लोन दिया तो भी वो बिजनेस में कोई कंट्रोल नहीं रख सकता। कंट्रोल तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वालों का होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब लिमिटेड क्यों लगा, लिमिटेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनियां जब लिमिटेड वर्ड अपने पीछे लगाती है इसका मतलब ही यही है कि इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। एक प्राइवेट लिमिटेड होती है, पब्लिक लिमिटेड होती है। इसका लिमिटेड का वर्ड का मतलब है कि अगर कंपनी ने बोला कि भैया मुझे तुमसे 1 लाख रुपए चाहिए, सपोज करो कि 1 लाख मैं कैसे बोलता हूं, तुम मेरी कंपनी के 1,000 शेयर खरीद के बैठे हो और 100 रुपए का एक है, तो टोटल में कितना हो गया, 1 लाख। तो तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी है, 1 लाख। अब तुमने जितने शेयर खरीदे थे वो पैसा मुझे दोगे। तो पहले ऐसा होता था कि मतलब पहले लोग पे नहीं करते थे, बस शेयर होल्ड करके बैठ जाते थे कि भैया ठीक है हमने रख लिया है बाद में हम पैसे दे देंगे। तो आपकी लाइबिलिटी टोटल में फिक्स्ड है कि भैया इतनी लाइबिलिटी है आपकी, इससे ज्यादा आपको नहीं चुका। सपोज करो इसने 50 दे दिए मेरे को, 50,000 दे दिए, तो अब बताओ इसकी लाइबिलिटी कितनी बची, समझ रहे हो ये बात। तो शेयर में ये होता, आपने कभी अकाउंट में पढ़ा भी था, फर्स्ट कॉल पे इतना पैसा मंगा लिया, सेकंड कॉल पे कंपनी ने इतना पैसा मंगा लिया, लेकिन उसके बाद भी इतना पैसा बचा हुआ है, डेट इज लाइबिलिटी जो चुकानी है। तो वो फाइनल कॉल के लिए रख देती है कंपनी की, वाइंडिंग अप का कभी कोई जरूरत पड़ी तो शेयर होल्डर को बोलेंगे वापस पैसा दो, ठीक है। अब ये सब नहीं होता, अब आप सीधे खरीद लेते हो एक बार में पूरा पूरा पैसा दे देते हो, है ना, ऐसा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो भैया क्या है लाइबिलिटी, क्या है वही कि जितना आपको पैसा बोला गया इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देना, इसलिए इसको फिक्स लाइबिलिटी के साथ बोला। पब्लिक लिमिटेड में पब्लिक के ऊपर लाइबिलिटी, प्राइवेट लिमिटेड में हम जितने लोग मिलकर इस कंपनी को चला रहे थे उनके ऊपर लाइबिलिटी है। मैंने कितनी बातें बताई बेटा अभी इक्विटी शेयर के बारे में, 5। पहली क्या थी, मैच्योरिटी कितने समय तक, दूसरी क्लेम ऑन इनकम, जो भी इनकम है उस पे क्लेम करना, फिर एसेट्स पे, फिर हाँ वोटिंग राइट, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या इक्विटी शेयर के बारे में आएगा तो आप ये सब लिख लोगे, पक्का, सच्ची, ठीक। अब इसके बाद बोला कि भैया अब इक्विटी शेयर के बारे में कुछ और भी चीजें, अब यहां से आप लोग बिल्कुल रीड करिएगा घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मेन मेन चीजें बता देता हूँ। एडवांटेज बताया उन्होंने कि इक्विटी शेयर किसके बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। कभी कभी अब ये आपसे, क्योंकि सीएस का पेपर है ना तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर वो बोलता है एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर किसके बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में, कंपनी का क्या फायदा, तो मुझे बताओ कंपनी का क्या फायदा इक्विटी शेयर इश्यू करने का, लॉस होगा तो नहीं देना पड़ेगा उसको, और लाइबिलिटी फिक्स है उनकी कि उनको देना, वोटिंग राइट मिल जाएगा, लेकिन ये कंपनी का फायदा है कि नुकसान है कंपनी का, कभी कभी नुकसान हो जाता है, हाँ, और लॉन्ग टर्म पैसा मिल गया, और इंटरेस्ट नहीं होता, लोन तो लिया ही नहीं ना। तो मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, कंपनी के बिहाफ में बोलेगा तो बात अलग होगी, इन्वेस्टर के बिहाफ में बोलेगा तो अभी अभी तुम्हारा दिमाग घुमा दूं एक क्वेश्चन पूछ के। इक्विटी शेयर
रिस्की होता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ट्रू और फॉल्स? हाँ, फॉल्स। फिर से क्वेश्चन बदल रहा हूं। इक्विटी शेयर रिस्की होता है ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। ये बात जो समझ पा रहा है वही ट्रू और फॉल्स बोलेगा, बाकी लोग चुप रहेंगे, सोचेंगे पता नहीं क्यों हुआ ये। बात समझ में आ रही है क्या? तो अंतर क्या है, या तो हम शुरुआत से नहीं पढ़ रहे हैं, या जो समझने की कोशिश करो कि मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूं, तुमको इसको डेप्थ में समझना पड़ेगा। अब ये समझ आएगा कि भैया इक्विटी शेयर इश्यू किया तो कंपनी का क्या फायदा, इक्विटी शेयर क्या बोलते करा और इन्वेस्टर का क्या फायदा। तो अब इसको रीड करोगे तो समझ आएगा, इसलिए मैंने कुछ बातें अंडरलाइन करी। प्लीज आप अब इस पे ध्यान दो। क्या बोलता है, एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी के बिहाफ में, कि भैया कोई लायबिलिटी नहीं है रिटर्न करने की मनी, मतलब कंपनी को तो बल्ले बल्ले हो गई। कंपनी चली तो ठीक, नहीं चली तो तुम आना नहीं हमारे पास, क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो तुम आए थे शेयर में इन्वेस्ट करने, सोच के आए होगे, बात खत्म। डिविडेंड कोई फिक्स नहीं है, होगा पैसा तो देंगे, नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं देंगे, भाड़ में जाओ तुम, हमें मतलब नहीं। नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन एसिड। चार्ज का मतलब पहले ही बोलता हूं, लिख लो। चार्ज का मतलब होता है गिरवी। गिरवी नहीं है कोई एसेट, कंपनी कभी भी अपनी, क्योंकि देखो रूल ये कहता है जब भी तुम किसी से उधारी लेते हो, मतलब किसी से तुम पैसे लेते हो, तो बदले में तुम क्या कर सकते हो, उधारी मतलब कि कुछ ना कुछ मॉर्गेज रख सकते हो। लेकिन कंपनी के केस में, इक्विटी वाले केस में, कंपनी कुछ भी गिरवी नहीं रखती, बोलती भैया हम नहीं रख रहे हैं कुछ भी, तुमको देना है दो पैसा, नहीं देना मत दो, तुम्हारे ऊपर है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो नो चार्ज ऑन एसेट। इक्विटी शेयर कन्वर्ट, अब यहाँ पे बोलता है बेसिकली सोर्स ऑफ फाइनेंस, सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा बड़ा कन्वीनियंट सोर्स है कि आपको फट से पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज, अब बोला कि इन्वेस्टर के बिहाफ में क्या एडवांटेज है, प्लीज बुक में मत देखो और मुझे बताओ तुम क्या फायदा भाई इन्वेस्टर का। वोटिंग राइट मिल जाएगी, ओनरशिप मिल जाएगी, चिड़िया उड़, जल्दी बोलो, चिड़िया उड़, हाँ, लिमिटेड, हाँ, और बोलो, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, चिड़िया उड़, और बोलो, कंपनी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, वेरी वेरी गुड, चलो खत्म, आ जाओ। तो यहां पर बोलता है देख, इक्विटी शेयर गेट मोर डिविडेंड इन केस ऑफ कंपनी ज्यादा कमाएगी, राइट में हमेशा मैनेजमेंट और कंट्रोल में उसका बना रहता है। इन्वेस्टर को यहाँ पर शेयर जो मार्केट में है वो चाहे तो सेल भी कर सकता है। ओ वाओ, ये तो तुमने बोले ही नहीं, कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हें इससे बाहर निकलना है तो अपने शेयर मार्केट में क्या कर दो, बेच मारो साले को। फिर उसका बोलता है ओवर द कंपनी, अब ये ओनर ऑफ द कंपनी, बेसिकली ये लोग कंपनी क्या कहलाते हैं, ओनर कहलाएंगे। आखिरी आपके डिसएडवांटेज, बुराई बताओ इक्विटी की, क्या लॉस में भी पार्ट लेना पड़ रहा है, अनसर्टेन, ओवर कैपिटलाइजेशन सुना है कभी, सुना है, ज्यादा फंड आ जाना, ये क्या बुराई है? हाँ भाई ये भी बुराई है, समझ रहे हो? ये ऐसा है ना, बैंक से तुम लोन लेने गए, तुमने बोला कि सर मैंने बिजनेस प्लान कर लिया, मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा ये है ये है ये है, मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना, ये करना, मेरा पूरा प्रोजेक्ट है 2 करोड़ का, आप मुझे 2 करोड़ लोन दे दो, इससे मैं अपना प्रॉफिट बनाकर फिर धीरे धीरे करके आपको इंटरेस्ट चुका दूंगा। तो बैंक वाले बोले, अरे शर्मा जी के बेटे, अरे 2 करोड़ क्यों यार, 5 करोड़ लेके जाओ। तुम खुशी खुशी ले आओगे क्या? ले आओगे तो तुम्हारा पतन चालू, पतन मतलब लॉस चालू। इसका मतलब ये है कि तुमने प्लान किया था 2 करोड़ के हिसाब से अपने बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, और उसको लगाने वाले थे, और उससे तुम कमाने वाले थे प्रॉफिट, और फिर उसके बाद उससे तुम चुकाते अपना लोन। तो तुमने अपना प्लान किया हुआ है 2 करोड़ के, अब तुमने क्या कर दिया, 3 करोड़ उससे एक्स्ट्रा ले लिए, डेट मीन 5 करोड़, क्या फ्री में तो मिल नहीं रहे थे, इस 3 करोड़ पे बैंक क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। अगर इंटरेस्ट लेगा तो 10% ले रहा है, इसका मतलब 3 करोड़ अगर तुमने कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं, तो 10% तुम क्या करोगे, अब चुकाओगे। अल्टीमेटली हमारे इंडिया के लोग बड़े मजेदार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं 3 करोड़ मिल गया एक्स्ट्रा, तो बोलते हैं एक काम करो ना, अब हम ऑफिस ऐसे क्यों जाएं, इसको खर्च कर देते हैं, BMW जैसी कार ले लेते हैं, इससे ऑफिस जाया करेंगे। तुमने जबरदस्ती, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है ही नहीं, तुम जबरदस्ती एक्सपेंस के लालच में फंस गए, और उल्टा तुमने क्या कर दिया, अपना लॉस करा दिया, और फिर तुमको ये इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। कुल मिलाकर ओवर कैपिटलाइजेशन भी सरदर्द है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जितना आपका प्लान होता है आपको उतना ही काम करना है, उससे ज्यादा मत करिए, नहीं तो आप फंस जाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही ना? बड़े बुजुर्ग माँ बाप हमेशा से जितनी चादर उतनी पैर पसारो बेटा, वरना क्या होगा, पाँव में मच्छर काट लेगा। ठीक है, नेक्स्ट, वोट लिमिट टू द पावर, आपको वोट भी लिमिट टू द पावर, आपको जितना आपने लगाया उसके हिसाब से आपको राइट मिलते हैं, ये भी एक दिक्कत। फिर बोलता है न्यू इश्यू, आप इक्विटी की बात करो तो रिड्यूस कर देता अर्निंग ऑफ
पर शेयर, मतलब आप जैसी ही नई कंपनी नया शेयर इशू करती है तो इस पर शेयर आप जो कमा रहे थे वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आप वो क्या, नंबर ऑफ वोटर बढ़ गए, नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ गए। आज की डेट में कोई भी कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर सकती क्या, जो अपना नाम कमा चुकी है। अब कोई बोलेगा भैया टाटा, क्या टाटा और आईपीओ लेकर या और शेयर इशू नहीं कर सकती अपनी कंपनी के? अरे इतना तो नाम है, कर देगी तो क्या दिक्कत है, सब बढ़िया, तुरंत हाथों हाथ बिक जाएंगे शेयर। मुकेश अंबानी बोले भैया हम रिलायंस के शेयर लेके आते हैं, मुकेश अंबानी जी ने बोला अभी हम 45% सपोज करो कि हम अपने शेयर रखते हैं, तुम और शेयर इशू करोगे तो बताओ ये परसेंट बढ़ेगा या गिरेगा? मतलब अपने ही बिजनेस से ये क्या हो जाएंगे, 30% के मालिक हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा। अब समझ आए कंपनी अपने शेयर फिर एक समय बाद रुक क्यों जाती है, नए शेयर इशू क्यों नहीं करती है? क्या ये बात समझ आ रही है? वरना सब लोग बोलेंगे अरे भैया मुकेश अंबानी को क्या दिक्कत है और शेयर इशू कर दे। नहीं भैया, अगर करना भी है तो नई कंपनी और नए तरीके से आना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते वो। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर करते जाएंगे तो उनकी खुद की वोटिंग राइट क्या होती जाएगी, क्योंकि आप बल्क बढ़ा रहे हो तो परसेंटेज भी तो गिरेगा। चलिए, ये बात अगर किसी को समझ नहीं आए तो मैं उसको अलग से भी समझा सकता हूँ, प्लीज पूछ लो। पक्का सबको क्लियर है? ठीक। हाँ, ओवर कैपिटलाइजेशन फिर से बताऊं तुम, हाँ, ओवर कैपिटलाइजेशन बोलता है कि अगर आप कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा फंड के लिए अप्लाई करते हो कि भैया मुझे फंड चाहिए, आपको बहुत सारा फंड मिल गया मार्केट से। कभी कभी कंपनी के साथ क्या होता है, बहुत बुरा होता है, देखो वो लोग बोलते हैं हमको शेयर बेच रहे हैं, इतने शेयर हो, लोग उनके लिए अप्लाई करते हैं शेयर खरीदने के लिए, अब बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो वो पूरा पैसा रखते नहीं है, वापस कर देते हैं, तुमको वो शेयर मिलते ही नहीं है, तुम्हारा पैसा रिफंड हो जाता है, ये लो ये लो ये लो, कंपनी बोल देती है हम ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं लेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? ओवर पैसा नहीं चाहिए, नहीं तो आपने दे तो दिया लेकिन बदले में तो उसको देना पड़ेगा ना, लौटाना पड़ेगा तुमको वो पैसा विथ इंटरेस्ट या प्रॉफिट, ठीक है। डिसएडवांटेज, अब यहां पर क्या बोलता है, डिसएडवांटेज किसका, इक्विटी शेयर का, क्या है यही बुरी बात जो मैंने अभी आपको सारी बता दी, हाँ ठीक है ये तो हो गया। अब डिसएडवांटेज ऑफ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, भैया डिविडेंड जो होता है वो फिक्स नहीं होता, ये बात तो तय है। कंपनी अगर लॉस में होगी तो क्यों देगी, भाई पूरे कोविड में सारी कंपनियों ने दिया ही नहीं पैसा, बोले बाहर में जाओ हम नहीं देंगे। नॉट नेसेसरी अलाउंस डिविडेंड, कंपनी के लिए ये है ही नहीं कि वो दे, तो इन्वेस्टर बैठा रह जाता है कई बार कि हमें डिविडेंड मिल ही नहीं रहा है, वो अनाउंस ही नहीं कर रही। सॉरी, यहाँ बोलते हैं भैया रेसेशन के टाइम पे प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर और फॉल हो जाती है, कभी कभी मार्केट बुरा, अभी वॉर के चक्कर में क्या हुआ, मार्केट कितनी तेजी से गिरा सबके, अब तुम्हारे पास शेयर तो तुमको ये भी झेलना पड़ा कि तुम्हारी वैल्यू ही क्या हो गई, शेयर की कम हो गई। डिविडेंड जो है वो पार्ट है प्रॉफिट का, तुम ओनर बने हुए हो और डिविडेंड तुमको मिल रहा है, वो बहुत कम होता है, लेकिन मेन इंसान कमा रहा होता है उसकी वैल्यू से। मार्केट अच्छा चल रहा है तो बढ़ जाती है, बर्बाद होगा तो गिर जाएगा, और गिरेगा तो तुमको लॉस हो जाएगा। हाँ जी, रिसेशन एक तरीके से कभी भी कोई ऐसे जैसा वॉर वाली सिचुएशन हो गई है, मार्केट में चीजें खरीदना बेचना बंद हो जाए और फिर जीडीपी गिरने लगे सबकी, तो ये रिसेशन का ही पार्ट है, जब नौकरियां नहीं मिलती, ये सब ऐसा है ना। हाँ, इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है प्रेफरेंस शेयर के बारे में। अभी इक्विटी शेयर समझ आया, उसके फायदे उसके नुकसान, कंपनी के बिहाफ में इन्वेस्टर के नुकसान में, दोनों समझ आए। अब इसको भी और तेजी से करते हैं। ये बोलता है भैया प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल की राइट का मतलब क्या, प्रेफरेंशियल राइट होता है इसलिए प्रेफरेंस बोला जाता है, प्रेफरेंस का मतलब ही प्रेफरेंस है, कुछ अलग नहीं। किस चीज की प्रेफरेंस भैया, वो इक्विटी शेयर से अलग है, क्यों अलग है इक्विटी शेयर से, सिंपल भैया, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में ये अंतर है कि ये घर के लोग हैं इसलिए ओनर हैं, ये कौन है, इनसे हमने कुछ समय के लिए पैसा लिया, इनको हम रीपे कर देंगे आफ्टर 20 ईयर मान लो, मतलब ये लॉन्ग टर्म तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने क्या बोला, इक्विटी, इक्विटी की बात करी कि भैया इक्विटी जो है इसको वोटिंग राइट मिली, इसको वोटिंग राइट नहीं मिली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंपनी लिक्विडेशन पर जाने के बाद पैसा, जो बची हुई एसेट पूरी इसकी है फुल, पर इसका जितना पैसा बचा था बस उतना ही पैसा इसको मिलेगा, रिकवर होगा, वो भी फिक्स्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रात में सोना जरूरी है तुम्हारा, इसलिए रात में ज्यादा 12 के बाद नहीं जगना, ठीक है, सब सो जाना, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी हालत खराब होगी। तो इक्विटी और प्रेफरेंस तुमको पहले भी पढ़ाया गया है। अब अपन इसमें जाते हैं प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में क्या क्या चीजें हैं अब और डिटेल करते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपको पहले मिलेगा, बताओ इक्विटी वाले को पेमेंट पहले मिलेगा या डिविडेंड किसको मिलेगा, फिक्स रेट किसको मिलेगा, मतलब तुम कंपनी करोड़ों कमा ले लेकिन तुम्हारा फिक्स्ड है, इसलिए तुम खुश मत हो,
वो तुमको फिक्स दी तो प्रेफरेंस शेयर। अब मेरी एक बात बताओ, महंगा क्या होता होगा, प्रेफरेंस शेयर की इक्विटी शेयर? थोड़ा हैवी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने वैसे। चलो अच्छा ठीक है, मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन बदलता हूँ। रिस्की, जो रिस्क लेते हैं वो क्या लेंगे, इक्विटी या प्रेफरेंस? ज्यादा फायदा होने के चांसेस किसमें? एक लिमिट तक हमको फिक्स मिलेगा पैसा, वो द फर्स्ट प्रेफरेंस टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये ज्यादातर ये लोग लेते हैं जिनको एक लिमिटेड छोटा सा मिल जाए चलेगा। जो जो सेकंड प्रेफरेंस होती है वो होती है जैसे आपको शेयर वगैरह आपने या लिक्विडेशन का टाइम आएगा, तो सबसे पहले इनको, मतलब कंपनी अगर पूरी बंद भी हो रही तो भी पहले इनका जो है वो दे दो, तो बाद में जो बड़ा पैसा वो इनमें बटेगा। क्या ये बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ ये थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा अलग है क्योंकि कंपनी की सिचुएशन पे वैसे काफी कुछ बेस्ड होता है, लेकिन जनरल तौर पे अगर देखोगे तो प्रेफरेंस वाला थोड़ा महंगा पड़ जाता है क्योंकि वो अपने प्रेफरेंस राइट के साथ रहता है, और ये थोड़ा उससे हल्का फुल्का। अब हाइब्रिड सिक्योरिटी की बात करें, प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर बोलता है कि हाइब्रिड जो होता है इसका मॉडल का मतलब होता है जो कन्वर्ट हो सकता है, जो चेंज हो सकता है। इसमें कुछ पावर अगर आप प्रेफरेंस शेयर ऐसे लेते हो जो हाइब्रिड सिक्योरिटी, अब देखो इसमें भी क्या है ना, कुछ प्रेफरेंस शेयर के कुछ अलग अलग वो है कि भैया क्या क्या चीजें इसमें मिल रही है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर डेट फंड के भी हैं और कुछ इक्विटी के भी हैं। मतलब एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो एक तरीके से दोनों तरीके के क्या कर रहा है, राइट अपने अंदर लेकर बैठा हुआ है, लेकिन मेन मेन मेजर मेजर राइट राइट नहीं मिले। बाकी इनमें बोला है कि कुछ हाइब्रिड सिक्योरिटीज में इसको कन्वर्ट किया कि नाम में शेयर लगा है क्या प्रेफरेंस, मिल डिविडेंड रहा है, लेकिन है क्या है, फिक्स्ड। क्या मेरी बात समझ रही है? दैट इज हाइब्रिड मॉडल। अब क्लेम ऑन इनकम, क्या प्रेफरेंस शेयर वाले अब इनकम पे क्लेम कर सकते हैं? तो फिक्स रेट तक डिविडेंड लेने के लिए ये लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लेम ऑन एसिड, क्या वो एसिड में आपकी कंपनी के क्लेम रखेंगे? नो राइट, जो उनका सरप्लस एसिड है कंपनी का उस पे कोई राइट नहीं है। आप बस फिक्स डिविडेंड ले लीजिए, लेकिन हमारी कंपनी के एसिड पे आपका कोई भी राइट नहीं है। हाउएवर द राइट ऑफ पार्टिसिपेट, कुछ केसेस में कंपनी जब लिक्विडेशन में पहुंचती है तो आपका पैसा चुका दिया जाएगा पहले, बाद में आपका कोई लेना देना कंपनी से नहीं है। मतलब कि जैसे घर है, तुम्हारे रिश्तेदारों से तुम्हारे मान लो कि तुमने पैसे लिए, लेकिन अब वो पैसे तुम्हें उसको चुकाने हैं, तो तुमने बोला यार तुम्हारे पास दो घर है, एक घर कोई काम का नहीं है, काम करो उसको बेच देते हैं। तो जैसे तुमने उसको बेचा तो तुम अपने रिश्तेदार का वो पैसा तो चुका देना, पर वो तुमसे ये नहीं कह सकता तुम्हारा घर तो बहुत महंगे में बिका है तो उसके हिसाब से तुम हमको पैसा ज्यादा दो, ऐसा नहीं होगा। जिसने उसको तुमने जितनी उधारी ली है तुम उतना ही चुकाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये है प्रेफरेंस, हमेशा घर वाले अलग होते हैं और बाहर वाले अलग होते हैं। तुम्हारा सगा भाई या बहन जो तुमसे बोल रहा है प्रॉपर्टी में मेरा राइट है, तो वो इक्विटी शेयर वाला है, अंदाजा लगाया था कि 1 करोड़ में बिकेगी लेकिन बिक गई वो 2 करोड़ में, तो आप 2 करोड़ के हिसाब से आपस में बांटोगे पैसा क्योंकि आप ओनर हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द वोटिंग राइट, वोटिंग राइट भी डज नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर को कभी कोई वोटिंग राइट नहीं मिलती। हाउएवर हैव बीन गिवन द राइट वोट, मैं आपको आगे जाके इसके बारे में बताऊंगा कि एक समय आता है कभी कभी जो उसके लिए कुछ केसेस पे प्रेफरेंस शेयर को वालों को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर जैसा मालिकाना हक दे दिया जाता है। ये तब होता है जब कंपनी गद्दारी करे, गद्दारी कर बे, गद्दारी भी करे, तो प्रेफरेंस शेयर वाला बोलता है जब तुम हमारे साथ गद्दारी करोगे तो हम भी क्या होंगे तुमको बताएंगे। कैसे बताएंगे समझते हैं। अब एडवांटेज पहले बता दिया प्रेफरेंस शेयर, ये आप अपने घर पे पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस वही वाली बातें बोली है कि प्रेफरेंस शेयर का एडवांटेज कि भैया पैसा मिलेगा, फिक्स मिलेगा, टेंशन नहीं है, हमेशा मिलेगा, जब भी लिक्विडेशन होगा तो पहले मिलेगा। एडवांटेज इन्वेस्टर के लिए भी ऐसी ऐसी बातें करेगा जो हमने अभी तक, बस रीड करना, ये आपको आएगा नहीं, अगर आ गया तो आपको बन जाएगा, आप बस एक बार रीड करना। डिसएडवांटेज, बुराई बताओ, ये तो तुम बता सकते हो। फिक्स देना पड़ेगा, कंपनी के बिहाफ में बताना है, फिक्स्ड है देना ही पड़ेगा, वही वाली बात है ना। ठीक है समझ गए तुम लोग। डिसएडवांटेज इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ से, वोटिंग है वो तो मैं ही ने अंडरलाइन किया है, कुछ और बताओ। चलो ठीक है मैं समझ गया, तुम लोग ऐसे ऐसे ही बताओगे। ठीक है चल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब आएगा असली इच्छाधारी नाग जो अपने आप को बदलता जाएगा। चलो अब मेरी बात सुनो, प्रेफरेंस शेयर बन गया, अब यहां पर इच्छाधारी नाग। इच्छाधारी नाग क्या करता है? किसी भी रूप में आ जाता है, बात समझ आ रही है क्या?
तो अब ये हो गया इच्छाधारी नाग। अब इस नाग के बारे में समझेंगे अपन। पहला, प्रेफरेंस शेयर। इस नाग की खासियत है ये क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। ये तो फन मारने वाला है, क्या बोलने वाला है, ध्यान सुनना। ये बोल रहा है या तो ये क्यूमुलेटिव भी हो सकता है और नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर के अंदर दो टाइप बताए, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। सबसे पहले, अब मेरी बात सुनना, बहुत अब तुम और थोड़ा एडवांस होते जाओगे। कुछ लोग ऐसे आएंगे बोलेंगे भैया हमने प्रेफरेंस शेयर लिए। सीएस वाला बच्चा बोलेगा कौन से प्रेफरेंस शेयर लिए? तो वो बोलेगा प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर होते हैं। बोलते हैं अबे पगले, प्रेफरेंस शेयर में बहुत सारे टाइप होते हैं। बोले हैं? अब वो जानने के लिए और ये बात बोलने के लिए आइए एपिसोड नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या बोला, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। सबसे पहले क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जो एक्यूमुलेट होकर मिलेगा। इसका मतलब ये है, सपोज करो ये मेरा बंदा है मेरी कंपनी में, इसने मेरी प्रेफरेंस शेयर खरीदे हुए हैं। आज चल रहा है 2023, मैंने बोला मेरे को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो ये बोलता भैया मेरा तो फिक्स है दे दो। मैंने बोला अभी पैसे नहीं यार, रुक जा। 2024 हो गया, भैया फिर लॉस हो गया। मैंने बोला अबे भाई, ये बोलता अरे भैया मेरा पैसा तो दे दो। मैंने बोला धीरे रुक तो सब्र कर। 2025 2025 का प्रॉफिट आ गया। अब ये मेरे को बोल रहे भैया प्रॉफिट तो दे दो। तो मैंने बोला तेरा पिछले 3 साल का सब जोड़ता हूँ, ये ले भैया तेरा पूरा पिछले 3 साल का रख ले। ये कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर है? क्यूमुलेटिव। कौन से हैं? क्यूमुलेटिव। अब समझते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सपोज करो इसके बगल में एक और बंदा है, इसने क्या मेरे कौन से शेयर खरीदे हैं? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। भाई पूरा सुन रहे हो ना सब लोग? हाँ, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर तुम सो लिए ठीक है, लेकिन अब तुमको जागना जरूरी है, हाँ? नहीं तो उड़ जाएगा सीएस तुम्हारा ये वाला आइटम। सुनना, नॉन क्यूमुलेटिव क्या बोलता है? नॉन क्यूमुलेटिव बोलता है जो क्यूमुलेट मतलब पिछला जो लॉस है वो नहीं लेगा। क्या मतलब? वही वाली बात, कंपनी इफ डज नॉट पे ऑफ डिविडेंड ऑफ करेंट ईयर, तो भैया भूल जाओ, वो लॉस्ट है आपका, भूल जाओ। कुल मिला के मेरे को इस साल लॉस हुआ, ये आया बोला पैसे मैंने नहीं है। इस साल लॉस हुआ, ये आया मेरे पास बोला पैसे नहीं है। मैंने इस साल फायदा हुआ ये, तो इस साल का ले ले, ये ले। क्या ये बात हो रही? तो ये बोलता है भैया मेरे पुराना। मैंने नहीं 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 नहीं, क्या समझ आया लॉजिकली? अब मुझे बताओ, अब समय है तुम्हें जवाब देने का, हाँ? कौन सा महंगा होगा, क्यूमुलेटिव वाला प्रेफरेंस शेयर या नॉन क्यूमुलेटिव? अब समझ गए तुम। चलो, तो क्यूमुलेटिव थोड़ा महंगा रहता है ना। फिर आता है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। इसकी बात समझ जाओ। कन्वर्ट होता है इनटू अ ऑर्डिनरी शेयर, मतलब एक समय तक अगर मैंने कुछ ऐसे कोई कंपनी के एग्रीमेंट्स होते हैं कि मैं अगर मान लो आपको डिफॉल्ट कर दूं, पेमेंट में नहीं दे रहा हूं, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? इक्विटी शेयर। अब समझ में आया नहीं हाइब्रिड मॉडल? आगे देखते हैं भैया। और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर जो कभी कन्वर्ट नहीं हो, उसके साथ ये ऑप्शन नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर आगे बढ़ते हैं पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग जो सरप्लस ऑफ फंड, जो मेरे पास गुल्लक रखा है, उसमें हमने कंपनी का कुछ पैसा रखा हुआ है, उसमें भी पार्टिसिपेट करने वाले प्रेफरेंस शेयर, मतलब ये भी होता है। और कुछ ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर सकते भैया, वो तुम देख रहे हो गुल्लक, नजर मत लगाओ साले, तुम्हारा है ही नहीं, तो हमने छुपा लिया। ये वो लोग हैं जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। आगे बढ़ते हैं रिडीम। रिडीम मतलब होता है कि एक समय बाद वो पैसा आपको देना होगा। जनरली 20 साल का टाइम दे रहे हैं, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि 20 साल बाद मुझे तुम्हारा पैसा चुकाना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे यहाँ के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, दे दूंगा मैं तुम्हारा पैसा, ले जाना। और एक होता है जो बोलता है भैया लॉन्ग टर्म के लिए तुम हमारे साथ जुड़ गए, जब तक मेरी कंपनी वाइंडिंग अप में ना चले जाए, मतलब बिल्कुल दिवालिया ना हो जाए मेरा, तब तक मेरे साथ रहोगे। कि मैं 3 साल का अगर मान लो लॉस हुआ और इसी साल मुझे फायदा हुआ, तो तीनों साल का जोड़कर तुमको पैसा दूंगा, ये है क्यूमुलेटिव। मतलब कि इसी साल का फायदा दूंगा, बाकी 3 साल भूल जाओ, लॉस हो गया तुम्हारा भी। क्या? नहीं, वो डिपेंड करेगा कि भैया वो कंपनी के एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आगे, हाँ, कौन सा? रिडीम। रिडीम का मतलब होता है कि एक समय बाद कंपनी आपका पैसा प्रेफरेंस शेयर का वापस कर देगी। डेट इज जनरली 20 ईयर का होता है कि मैं तुम्हारा पैसा तुमको वापस कर दूंगा। लेकिन एक होता है कि मैं तुम्हारा पैसा वापस नहीं करूंगा भैया, कंपनी जब तक है तब तक के लिए तुम मेरे साथ लॉन्ग टर्म चलो, ठीक है। हो गया। आगे बढ़ जाऊं। अब आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है? लोन। वेरी गुड। डिबेंचर्स क्या है? लोन। तो यहाँ पे भैया आप अगर कोई बोरो कर रहे हो, पैसा लेकर आ रहे हो, तो उसको हम डिबेंचर बोलेंगे, इंक्लूडिंग जो हम आप डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर है। इन्हें बोला कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसका मतलब कि आप एक तरीके से जनता से क्या ले रहे हो? लोन। तो बदले में क्या दोगे? इंटरेस्ट। डिविडेंड कब देते हो? जब शेयर होता है, ओनर लोग होते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का पार्ट।
इंटरेस्ट का मतलब होता है भैया चुकाना है एक्सपेंस है उस कंपनी का, वो आपको चुकाएगी, ठीक है, जो फिक्स रेट होगा ना। इसके केस में यही बोला, क्या मैच्योरिटी होती होगी, कोई डेट होती होगी उनकी, हाँ बिल्कुल, आप ये बिल्कुल उसके, और क्लेम ऑन इनकम, क्या इनकम में क्लेम, अभी फटाफट अंडरलाइन करते चलो, तो ये आपके पूरे 4 पॉइंट भी रेडी हो जाएंगे। डिबेंचर, डिबेंचर बोलता है भैया लॉन्ग टर्म फंड में कंपनी के लिए बोला जाता है कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जब तक ये होता है चलेगा, और या वाइंडिंग अप के समय पे आपका पैसा चुका दिया जाएगा। ये सेम केस है जैसा बोला गया था। क्लेम ऑन इनकम दे तो भैया यहाँ बोला है द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, आपको कोई क्लेम नहीं मिलता इनकम के पूरे पूरे मॉडल पे। ड्यू डेट के पहले अगर कुछ हो गया, डिफॉल्ट पेमेंट हुई, तो अलग केसेस पे हम देख लेंगे। क्लेम ऑन एसेट, क्या एसेट पे कोई क्लेम होगा, तो डिबेंचर का नॉर्मली यहाँ पर तो बोला कि फर्स्ट बिफोर द मेकिंग एनी पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, पहले इनके पैसे हो जाने चाहिए। हाउएवर द प्रिंसिपल अमाउंट जो है और इंटरेस्ट है वो चुकाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ, अगर कोई बहुत उधारी करके गया है और वो जब भी कोई बात होगी तो याद रखना वाइंडिंग अप में सबसे पहले इन्हीं के पैसे चुकाए जाते हैं, उधारी पहले चुकाई जाएगी, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर, ठीक है। तो ये इनके पैसे हैं। वोटिंग राइट क्या मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी उनको। मैनेजमेंट कंट्रोल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लोन वगैरह जो आपने लिए है उसको बैंक आपका वोटिंग राइट नहीं लेता, मतलब वो आपने लोन लिया है तो लोन है, बस उनको अपने पैसे से मतलब होता है, अब हमारा पैसा चुकाओ, इंटरेस्ट। कुल मिलाकर फिर से कि भैया मैच्योरिटी होती है, हाँ होती है, क्या इनकम पे क्लेम है, नहीं होता है वैसे, क्या इनकम पे क्लेम बस अपना ड्यू जो है वही लेता है। फिर एसेट पे क्लेम नहीं, वोटिंग राइट नहीं। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ क्या है कंपनी के बिहाफ में डिबेंचर का, मुझे बताओ कंपनी को क्या फायदा है इससे, डिबेंचर से? लोन मिल जाता है भाई, बहुत कम लोअर रेट पे मिल जाता है, बहुत कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है, ठीक है। अब इसको पढ़ने का घर पे जाके मैं आर आर लिख दिया बगल में, बिल्कुल आप देख लेना। अब इन्वेस्टर का कोई फायदा बताओ जरा डिबेंचर खरीदने का। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, मतलब कंपनी को लोन देना और आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एफडी करोगे तो 3% मिलेगा या 6% मिल जाएगा। कंपनी को डायरेक्ट तुमने डिबेंचर में लगा दिया है, दैट मीन्स कि तुमने कंपनी को लोन दे दिया है, तुमको ज्यादा मिलेगा, फिक्स रेट 10% या 12%। हाँ, पैसा मिल जाएगा क्योंकि वो सिक्योर मार्केट है, कैपिटल मार्केट का पार्ट। डिसएडवांटेज क्या है इसके, बुराई क्या है कंपनी के बिहाफ में? फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी कंपनी चले ना चले, लेकिन उसका पैसा तुमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनने कौन सा मार्केट चुना है, डिबेंचर मार्केट। क्या ये बात समझ में आ रही है, जो क्या है आपको देना तो पड़ेगा, भले घर से लाके दो बेटा। ये बैंक का लोन है, जैसे कि वो रिश्तेदार अपना घर बेच रहा था, अपना घर बेच रहा तो लोन लिया हो, तो लोन का तुम कुछ नहीं कर सकते, लोन तो तुमको चुकाना पड़ेगा। अब 2 करोड़ का तुमने घर बेचा, तुम्हारे ऊपर लोन ही था 1 करोड़ का, तो तुम दोनों भाई 1-1 करोड़ नहीं लेके जा सकते, तुम दोनों भाइयों को 1 करोड़ रुपए पहले बैंक को जाकर देने पड़ेंगे, और विथ इंटरेस्ट जो फिक्स था। क्या ये बात समझता है? आगे बढ़ते हैं। भैया टाइप ऑफ डिबेंचर बताइए, अब ये बहुत इजी हो जाएगा समझना कि भाई डिबेंचर, सबसे पहले तुम डिबेंचर समझ गए, तो अभी बोलता है कि यहाँ पर कैसे कैसे नाम है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जो कभी कन्वर्ट नहीं होंगे, किसमें कन्वर्ट नहीं होंगे मेरे बच्चों? अब तुम समझ गए ना कि ये देखो स्टार्टिंग ध्यान दोगे तो आगे फिर बोलता है कि जो पार्टली कन्वर्ट हो सकते हैं, तो कुछ हो सकते हैं हाँ कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, जो पार्टली कुछ समय बाद बिल्कुल हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक वेट करेंगे उसके बाद। और फुल्ली कन्वर्टेबल जो क्या हो सकते हैं, आराम से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये तब होता है बेटा कंपनी जब डिफॉल्ट करती है पेमेंट करने में, मान लो इंटरेस्ट नहीं चुका रही थी, बहुत समय से टंगा रही थी, तो गवर्नमेंट उसको क्या बोलती है, जो हमारा कंपनी लॉ बोलता है कि भैया अगर आप एक दायरा देते कि 3 साल 2 साल 5 साल इससे ज्यादा हो गया, तो अब ये सब क्या बन जाएंगे, इक्विटी शेयर। अब तुम बेचो कंपनी, और फिर जब पैसा आएगा तो ये भी क्या करेंगे, अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। सोचो अगर बैंक कर दे ऐसा कि तुमने घर के लिए लोन लिया था, तो बैंक क्या करती है, बैंक तुम्हारे साथ हिस्से में नहीं आती, बैंक तुम्हारा घर जब्त कर लेती है। बात समझ रही है? तो उल्टा मिल्टा करता क्या करती है वो, फिर बैंक तुम्हारा घर बेचती है, नीलाम करती है, फिर बोलेगी वो बेचने के बाद मान लो 2 करोड़ आए, तो फिर अपना पैसा काट लेती है कि 1 करोड़ काट लिया और 1 करोड़ तुमको दे दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? कैसे बैंक ओनर बन गया, क्योंकि तुमने डिफॉल्ट किया था। इसी तरीके से एक डिबेंचर होल्डर कैसे ओनर बन गया, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि तुमने डिफॉल्ट किया होगा, राइट। आगे देखते हैं। ऑप्शनल ऑफ कन्वर्टेबल, अब ये ऑप्शन कोई ऐसा वो मिल जाए कि हाँ भैया कि आपके पास राइट है कि आप कन्वर्ट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये होता है। अब आगे उसने वो जो बोला है वो ये बोला है, सिक्योरिटीज जो है इसकी चार्ज ऑन एसेट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरी बात सुनना क्योंकि रिपीट होती है बातें। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जो अभी इसने बोला, ये बोलता है चार्ज ऑन एसिड अगेंस्ट, तू पहले पहले पढ़ रहा है ना, आगे आगे रुक जा थोड़ा।
ये बोलता है कि अगर आप चार्ज ऑन एसेट कोई, मतलब जब भी शेयर इशू होते हैं तो कंपनी को ऑन पेपर कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ऑन पेपर कुछ भी गिरवी रखने को नहीं बोलता है। सब भी बोलता है भैया जाओ आईपीओ ले आओ, तुम्हारा अगर गुडविल होगी तो तुम्हारे शेयर बिक जाएंगे। लेकिन अगर आप डिवेंचर्स मार्केट में जाते हो तो सेबी बोलता है भैया हो सकता है तुमको अपने पेपर्स कुछ हमारे पास गिरवी रखवाने पड़ेंगे, कि इस कंपनी में कुछ भी अगर ऐसा हुआ कि कल को अगर नहीं चुका पाई तो वो प्रॉपर्टी बिलोंग करेगी डायरेक्ट किस पे, जिस पे तुमने डिवेंचर इशू किए थे। वो पूरा प्रॉपर्टी बिक कर पूरा किसको मिलेगा, पहले उनका पैसा चुकाया जाएगा और फिर बच गया तो तुमको दे दिया जाएगा। मतलब ये तुमको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिवेंचर होल्डर, क्योंकि डिवेंचर मार्केट सिक्योर क्यों है, इसीलिए तो है कि मैं अगर मान लो कल को बोलता हूँ कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मैं बोला भाई मैं डिवेंचर से उठाना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे बोलेगी कि तुम्हारे पास कुछ है, प्रॉपर्टी है, कुछ है, उसके बेस पे उठा सकते हो, तो मॉर्गेज दो। मैंने ठीक है, एसबीआई बैंक के बगल में मेरी एक प्रॉपर्टी है, आप उसको गिरवी रख लो। उन्हें गिरवी रख ली। बोले ठीक है, अब मैंने डिवेंचर इशू करे तो जनता ने मुझे पैसा दे दिया। अब मैं लेके अपना काम कर रहा था, बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से बहुत बुरे दिन आ गए, मैं पैसा भी नहीं चुका पाया और मेरा बिजनेस ठप हो गया। अब मेरे को याद आया, और एक काम करता हूँ, जल्दी से जाता हूँ वो प्रॉपर्टी बेच देता हूँ। क्या मैं बेच पाऊंगा? नहीं बेच पाऊंगा। अब वो प्रॉपर्टी किस कौन कौन हैंडल करेगा, है ना? हमारा जो भी मार्केट में जो भी हम जिससे लीगल काम करा रहे हैं वो हमारे रोक लेगा, हमको रोक लेगा, बोलेगा भैया तुम नहीं कर सकते ये किसको जाएगा, ये पूरी प्रॉपर्टी अगर बिकी तो पहले तुमने जिनसे उधारी ली है उसको चुकाया जाएगा। तो ये इसको कहते हैं चार्ज ऑन एसेट, ठीक है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर अगर तुमने खरीदे तो बताओ इसमें तुमको कुछ सिक्योर है क्या? नहीं। अब पढ़े लिखे लोगों का काम आ गया है। विदाउट एनी चार्ज अगर कोई कंपनी एसेट करने बोलती है, जैसे बड़ी कंपनी है टाटा एयरलाइंस, ये लोग बहुत बड़े हो गए, अब ये लोग गिरवी भी नहीं रखते कुछ, सीधा बोलते हैं डिबेंचर लेना है तो ले लो। और साफ लिख कर बोलते हैं। सब्जेक्ट मार्केट बोलता है ना, सब्जेक्ट मार्केट तो रिस्क ऐसा ऐसा बताता है एडवर्टीजमेंट में, रीड और पेपर केयरफुली, ये सब क्यों बोलता है? वो इसलिए बोलता है। लेकिन रीड करके क्या कर लेगा इंसान को अगर यही नहीं पता कि सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं, नॉन सिक्योर्ड क्या होते हैं? मुझे बताओ महंगा कौन सा, सिक्योर्ड क्या अनसिक्योर्ड? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिटेल पे डिटेल, डिटेल पे डिटेल, तुम्हारी सारे सारे लेयर हटते जा रहे हो तुम, और थोड़ा अच्छे होते जा रहे हो। तुमको क्लियर होगा कि भैया अगर अब कोई बोलेगा ना कि डिबेंचर खरीदने जा रहा हो तो तुम उससे पूछोगे सिक्योर खरीद रहे हो कि नॉन सिक्योर खरीद रहे हो। अगला तुमको देख के चमक जाएगा, तुमको इतनी सी उम्र में कैसे पता? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये है तुम्हारे तुम्हारे थॉट्स, तुम अब बहुत क्लियर होते जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अब यहाँ पर बोलता है हाँ टाइम, ये तो नॉर्मल है कि रिडीम होने का टर्न कितना होगा, ये बोलता है भैया रिडीमेबल डिबेंचर है तो रीपेबल जो डेप का है वो फुली होगा आपका एक समय आने। अब इरिडीमेबल है मतलब कि वो रिडीम नहीं होगा, उसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कंपनी के साथ साथ चले। डिबेंचर ऐसे भी होते हैं क्या भैया कि लॉन्ग टर्म चलेगा? हाँ बेटा बहुत लॉन्ग टर्म है, छोड़ दिया भैया, कैपिटल मार्केट का पार्ट है तो समझ जाओ। हमने बोल दिया कि तुमने उधारी दी, तुम उस उधारी दी, अब तुम जिंदगी भर हमसे पैसा लेते रहो इंटरेस्ट का। ठीक है, जब कंपनी बिकेगी तब हम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आने वाला रजिस्टर्ड डिबेंचर। जो रजिस्टर्ड होते हैं उसका क्या मतलब है? जो कंपनी अपने पास एक रजिस्टर रखती है, जो उसमें क्या करेगी, तुम्हारे रजिस्टर होल्डर का नाम वगैरह मेंशन कर देगी। कल को तुम मान लो तुम्हारे पास फिजिकल कुछ भी नहीं है, तुम आके कंपनी को बोल दो कि सर मैंने आपके डिबेंचर खरीदे थे, आप मेरा डिबेंचर के पैसे दे दीजिए, इंटरेस्ट दे दीजिए, तो आपकी कंपनी आपका डेटा रखती है। अच्छा फलाना फलाना आदमी फलाना फलाना तारीख को आके दे के गए थे, अच्छा अच्छा, ये लो तुम्हारा इतना पैसा ले जाओ, बात खत्म। लेकिन एक होता है बेयरर फॉर्म में डिबेंचर, ये तो तुमको अपने पास ही रखना होता है। जो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास रहता है तुम ट्रांसफर भी कर सकते हो, भेज भी सकते हो, वो तुमको लेके आना पड़ेगा पेपर। ये पुराने जमाने में ज्यादा होता था, वो लेकर ऐसे आओ पेपर दिखाओ और ये लो पैसा, अब जाओ। समझ गए यहां तक? इक्विटी और डिबेंचर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ? पक्का? और मैं ये चाहता हूं कि इसको, अच्छा तुम लोगों ने वैसे बहुत ही वाहियात टेस्ट दिया है, कुछ ही लोग ने बहुत अच्छा लिखा है। मैं आप लोगों को इसको लेकर अभी बाद में बात करूंगा, ठीक है? लेकिन रिकॉर्डिंग बंद से पहले, तब तक उसके पहले अभी ये आप लोग ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से करोगे, एक टॉपिक और है तो खत्म करते हैं, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, बता दूं ये क्या है? ये है भैया एमएसएमई। एमएसएमई आपने सुना था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका काम क्या है समझते हैं। सीएस के करियर में अगर आप प्रैक्टिसिंग करते हो, सपोज करो कि खुद का ऑफिस खोलते हो, तो इससे आपका बहुत पाला पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, यही लोग आपके पास ज्यादा आते हैं, बोलते हैं भैया हमें लोन दिला दो, फाइनेंशियल कहीं से एडवाइजरी दिला दो, कहीं से गवर्नमेंट की सब्सिडी दिला दो, कहीं से हमारे टैक्स में छूट करवा दो, यही सब बातें होती हैं। हमारा लाइसेंस बनवा दो, हमारा एक्सपोर्ट बढ़वा दो, हमारा हमारा जो माल जा रहा है वो बाहर जाने लगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ये सब के लिए सीएस के पास ज्यादातर लोग आते हैं। और उस वही समय है कि उसको मतलब आपको समझाना है और समझाकर उससे अपना काम
सिद्ध कराना है, मतलब कि अपना काम बनना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, फ्री में तो कुछ कर नहीं रहे हो, सीधी सी बात है, तुम जो भी करोगे वो तुम उसके तुम्हारी एक फीस होगी। अब देखो ये क्या है, जो भी स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए इन्होंने किया, इंडियन इकोनॉमी पूरा कंट्रीब्यूट करता है 30% ऑफ द इंडियन जीडीपी ओवर द 45% ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब ये 45% ऑफ एक्सपोर्ट जो है और जो जीडीपी 30% हमारी है वो इन्हीं लोगों की वजह से। ये छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेसमैन, इनको छोटा बोला गया लेकिन कोई छोटे नहीं है ना, 100 200 करोड़ 500 करोड़ वाले हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं। बस ये समझ लो कि अब यहाँ पे टाटा एयरलाइंस लोग की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक बिल्कुल नीचे नीचे लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। इनके लिए बोला इसका क्या फायदा है, ऐसे एंटरप्राइज इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इसी पे डिपेंड है, एंटरप्रेन्योर डेवलप होंगे, इनोवेशन होगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। एमएसएमई के बारे में जब भी लिखा गया तो जो बात मैंने अंडरलाइन करी है ये आपकी लाइन में पहली 2 3 लाइन में क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये बातें नहीं लिखी तो मेरे लिए वो आंसर काम का नहीं है। आप फलाना बातें करते रहो कि एमएसएमई इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ये वो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों क्योंकि वो जो सीएस वाली मैडम चेक करेंगी ना, वो तो चश्मा लगा के खड़ूस क्या पूरा अपने पति का गुस्सा तुम पे उतार देगी। ठीक है, तो बच्चों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इससे पहले तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ कि ये बातें इसमें कवर होनी चाहिए। आगे देखते हैं, द बिजनेस इकोसिस्टम। अब यहाँ पर आपकी बात कर रहे हो तो यहाँ पर बोलता है कि 90% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड 50% ऑफ टोटल एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के, यहाँ पर आप बोलोगे तो ये पूरा सिस्टम इसको चला रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग ना, ये पूरे इंडिया में आज की सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, जहां पर एग्रीकल्चर के बाद। आप लोग सब जानते हो कि इंडिया सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो एग्रीकल्चर की वजह से। इसके बाद अगर कुछ है तो एमएसएमई वाले ही लोग हैं, जो मतलब छोटे छोटे एंटरप्राइज है उनको बढ़ाने की बात करी। भैया क्लासिफाई कैसे करेंगे इनको कि ये माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम एंटरप्राइजेस है? एक्ट 2006 जो कानून बना था, प्लीज इस बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, ये बोलता है भैया माइक्रो जहां पर छोटा, सबसे छोटा बिजनेस जो कहलाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये बनाना जरूरी था क्या? जरूरी है ना बेटा, नहीं तो मुकेश अंबानी जी भी चले जाएंगे, अरे यार इसमें फायदा मिल रहा है क्या, टैक्स की छूट है क्या? अच्छा ऐसा है, हम भी तो स्मॉल बिजनेस हैं। इंडिया में तो ये ज्यादा होता है ना कि जब भी कोई चीज फायदे के लिए दी जाएगी तो फिर तो तुम मतलब सब वो काम कर लोगे जो तुमको लग रहा है हम भी तो हैं। बोले भैया अरे लाडली लक्ष्मी बहन योजना मिल रहा है, ये मिल रहा है, उसमें आपको 2,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर आप गरीब हो तो आप मर्सिडीज से पहुंच जाओगे। सर हमारा कार्ड ये 2,000 रुपये आ जाना चाहिए। बात समझ रही क्या? तो हम ऐसे हैं, हम नॉर्मल है, हमको मिलेगा फायदा तो हम ले लेंगे। तो इनने बोला एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसा नहीं होगा। हम मानेंगे कि तुम छोटे बिजनेस कब हो, तो माइक्रो कब कहलाओगे, सुनो कब कहलाओगे। अब सुनो, जब आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब आपने जो टोटल अपने बिजनेस में एसेट लगाई है, प्लांट एंड मशीनरी एंड एनी अदर इक्विपमेंट्स, या उसमें कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस के लिए है, नॉट मोर देन 2.5 करोड़, अगर वो 2 2.5 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम मानेंगे कि आप माइक्रो के अंदर आते हो। इवन दो, क्या भरोसा ये तो हो जाए कि आपने 1.5 करोड़ रुपए लगाए लेकिन आपका टर्नओवर क्या हो जा रहा है, 100 करोड़ चला गया। टर्नओवर मतलब बिजनेस में उठा पटक, ये रॉ मटेरियल आया, ये बना, ये गया, वही बेचा, और ये तुम्हारा 100 करोड़ चला गया, तो तुम क्या छोटे कंपनी हो? अरे नहीं भैया, इन्हें वाला नहीं, 2.5 करोड़ लगा और तुम्हारा टर्नओवर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना। गवर्नमेंट तुमको साफ बोलती, क्या बोलती, वो बोलती भैया हम तुमको फायदा देने को तैयार हैं, लेकिन आप इन क्राइटेरिया के अंदर आओगे तो। दूसरा बोला भैया हम तो स्मॉल बिजनेस है, हम क्योंकि 2 करोड़ 2.5 करोड़ तो हमारा नहीं, इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है तो चलो तुमको देखते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में कितना होना चाहिए, 25 करोड़ से ज्यादा नहीं, और टर्नओवर कितना होना, 100 करोड़ से ज्यादा नहीं, तो आप हम मानेंगे कि आप कौन हो, स्मॉल हो। अच्छा मुझे बताओ, जब गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही होगी तो ज्यादा किसको दे रही होगी, माइक्रो को दे रही होगी, स्मॉल को दे रही होगी? क्या दोनों समझ में आ गया? क्या ओरिजिनल आ गया क्या? बस खत्म होने वाला है, तेरे लिए जल्दी छोड़ दूंगा। चल यहाँ पे बोलता है फिर ये कि अब मीडियम इंटरप्राइजेस क्या है, इन्वेस्टमेंट जिसमें प्लांट और मशीनरी में कितना, 125 करोड़। माई इन लोग कैसे इसको स्मॉल मीडियम माइक्रो बोल रहे हैं भाई, अपन के लिए तो ये भी बहुत भयंकर सुनने को लग रहा है। चलो आगे देखते हैं, एनुअल टर्नओवर इसको क्या बोलता है, 500 करोड़। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोग को? पक्का? पक्का? तो ये है इनके क्राइटेरिया जिसमें बोला कि माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मेरे को लग रहा है सबकी शकल देख के यार ये वो डरा रहा तू तो, और अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, वेट करो। ठीक है। मेरे पास एक जादू है जिससे नींद उड़ जाती है, बता, बताऊं? माइक्रो की इन्वेस्टमेंट बता। चलो सब लोग एक बार रिपीट करते हैं बच्चे।
माइक्रो में कितना है मिनिमम? 2.5। और स्मॉल में 25 करोड़। और मीडियम में? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। टर्नओवर बताइए। 10 करोड़। यहां बताइए, यहां बताइए। अच्छा, सब क्लियर है? मतलब ये तुम कभी बता सकते हो, किसी कोई भी बता सकता है, किसी से भी पूछ सकता हूं। कल पूछूंगा। आगे देखते हैं। इन्होंने दो चीजें और बनाई जो अब उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया है। ये बता दूं, ये आप लोग ऑनलाइन जब आप सीएस बन जाओगे तो आपका इससे भी पाला पड़ेगा। ये इसमें क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो भी ये छोटे बिजनेस आए वो बोलते हैं भैया हमें स्मॉल में करवा दो, हमें माइक्रो में करा दो, हमें बेनिफिट दिला दो, ये वो। चलो आ देखते हैं। जुलाई 1 2020 में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल सर्विस चालू करी गई, जिससे क्या क्या किया गया, रजिस्ट्रेशन करना और इजी हो गया। जो भी इंडिया में आजकल ये बन रहे हैं, तो अब इसमें काम क्या है, वही बहुत फ्री है, पेपरलेस है, सेल्फ आपको खुद ही साइन वाइन करके अटैच करके रजिस्ट्रेशन करवाने। तो आपको ये इजी कर दिया गया कि अब आप अपना उद्योग आराम से खोल सकते हो। इसके बाद बोला गवर्नमेंट की बात करें। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव कदम लिए हैं, कुछ ऐसे कदम जिसमें बोला कि इंडिया के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, इनके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन और इन सब करवाने के बाद किसान विकास और ये विश्वकर्मा, ये सब जो सुन रहे हो, ये सब स्कीमें हैं, कुछ और नहीं। इनका काम है क्या? इनका काम है कि भैया आपको अगर लोन वोन चाहिए या कुछ चाहिए तो ये आपके लिए फंडिंग अवेलेबल रखते हैं। इवन जो सपोर्ट सिस्टम भी, देखो इसमें क्या बातें बोली। इन्होंने बोला 2023-24 बजट में अनाउंस किया गया सितंबर 17 2023 में, इन्होंने बोला कि सपोर्ट सिस्टम जो विश्वकर्मा जी हमारे होते हैं उसके उनके नाम पर इन्होंने इसको लगाया। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर आपको ये प्रमोट करना है, और आगे जाकर आपको इस पे अगर कोई बिजनेस है तो बिल्कुल हम वो, जैसे पॉलिथीन पॉलिथीन बैन करो, पेपर बैग इंडस्ट्री चालू करो, कचड़े से इलेक्ट्रिसिटी बना लो, ये वैसा। अरे भाई मजा आ गया, जादू करो। चलो तो फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको पीएमई, सब छोड़ो, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना तुम। लोन ऑफ फ्रॉम द बैंक एंड द न्यू इंटरप्राइजेस आपको मिल जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिमम आप ये बोलते हैं कि भैया 50 लाख मैन्युफैक्चर सेक्टर और 20 लाख से सर्विस सेक्टर इस पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर सर्विस सेक्टर अलग है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग है। सर्विस में थोड़ा कम होता है, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा पैसा लगता है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी उस हिसाब से कर रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, ये समझ लो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कोई चीज खरीदना। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ने क्या किया, बहुत अच्छी चीज करी, बताता हूं, मजा आ जाएगा। अब मान लो स्मॉल मीडियम माइक्रो इन लोग ने अपना काम तो चालू कर दिया। अब कोई अपने अपने लेवल पे बिजनेस कर रहा है, तो भाई खरीदेगा कौन? हर कोई बड़े ब्रांड पे जाने की कोशिश करेगा, भाई टाटा से खरीदना, खरीदेगा इससे खरीदेगा उससे खरीदेगा, तो ये बोल रहा है। तो इनने बोला देखो भैया, गवर्नमेंट ने ही नियम बना दिया। गवर्नमेंट बोला कि जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट है उसे बोलेगी कि इंडियन गवर्नमेंट खुद पब्लिक जो अपने इनके लिए जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, इनसे क्या करेगी, 2012 में इस कानून को लाया गया। बोला 25% प्रोक्योरमेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 25% इससे खरीदेगी। सपोज करो कि कोई छोटा व्यापारी आया और बोला कि मैं यूनिफॉर्म बनाऊंगा, आर्मी के लिए यूनिफॉर्म बनाऊंगा, और वो कवर होता है किसमें, एमएसएमई में। तो उसका 25% कौन खरीद लेगा, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद लेगी। मतलब बताओ मजा आया कि नहीं आया? मतलब ऐसा बिजनेस करने में मजा आया। तो इसलिए सीएस बनने के बाद आप पे आपके पास लोग ऐसे आएंगे, बोलेंगे भैया हम ये वाला बिजनेस करना चाहते हैं, और उनको पता है 25% तो गवर्नमेंट खुद खरीद लेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ऐसा होगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है ना, टूल्स एंड ऑल, ये वो। फिर उसके बाद क्या बात बोली, फिर बोला कि भैया इससे अब 4% यहाँ पर नॉर्मल रिवाइज शेड्यूल का, हाँ सॉरी, 4% उन्होंने बनाया एससी और एसटी जो हैं, इनने अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली हुई है तो इनसे खरीदेंगे। ये भी मजा आ गया। गवर्नमेंट बोला कि भैया इस वर्ग को भी हम आगे बढ़ाएंगे, अगर 4% जितना भी हम खरीद रहे हैं उसका 4% तो खाली इनसे खरीदेंगे। इसके बाद हम इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर को भी हम देख रहे हैं कि भैया वुमेन्स भी आगे बढ़े, वो बिजनेसमैन बने। तो अगर आप वुमेन कोई बिजनेस अपने नाम से रजिस्टर्ड बिजनेस चला रही है, तो उसका 3% लगभग उस परचेजिंग उसकी कहां से होगी, उन वुमेन एंटरप्राइज से ही होगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? चलिए इस चैप्टर का स्वाहा होता जा रहा है, आखिरी का इसका एक टॉपिक बचा। डिजाइनिंग पॉलिसी फॉर द मीडियम इंटरप्राइजेस, ये होता है कि मीडियम इंटरप्राइजेस के नीति आयोग 2025 में इसके लिए एक वो मिला कि भैया हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं। समझ में देखिए, रोड मैप तैयार किया गया, मतलब कि आगे की क्या प्लानिंग है। ट्रांसफॉर्मिंग मीडियम, जो मिडिल एंटरप्राइजेस है उसको फ्यूचर में एक बड़ी इंडियन इकोनॉमी में कवर करने का मौका मिलेगा। मतलब कि जो मिडिल तक पहुंच गया है, डेट मीन्स कि एक बड़ी लेवल तक पहुंच चुका है, अब उसको क्या कर रहा है, बूस्ट करके
और ऊपर कर देना है। इन्होंने बोला कि हम एडवाइजरी सर्विस, टेक्नोलॉजी, फिर R&D सपोर्ट, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम और एंटरप्राइज को, इन सारी चीजों से उस छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे। भाई साहब फंडिंग वंडिंग की टेंशन मत लो। अब यहाँ पर क्या हो गया, गवर्नमेंट ने आपको आपके सर पे हाथ रख दिया है, टेंशन की बात नहीं है। बाकी यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हुआ, तो यहाँ पर आपको वही बातें फिर से रिपीट करें कि फाइनेंशियल सोल्यूशन मिलेगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी गई है, R&D प्रमोशन, जो R&D है इसका फुल फॉर्म ले लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद बोला कि भैया और बाकी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके स्किल्स डेवलप किए जाएंगे और फिर डिजिटल पोर्टल तैयार कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर ये वो बातें जो शायद पेपर में ना आए, लेकिन अपन इसको रीड करके रख लें। अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो गया है स्वाहा, आखिरी सांसें ले रहा था ये चैप्टर। अब आपको करना क्या है, होमवर्क देता हूँ, ये पूरे लेसन के जो यहाँ पर आपने जितना भी पढ़ा हुआ है उसका समरी में दिया गया है, ठीक है। ये सब कुछ समरी में दिया गया है जितना आपने पढ़ा। अब ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, जितना आपने आज किया है वो पूरा आज रात में ही खत्म हो जाना चाहिए। और कोशिश करिए कि 11-12 बजे के पहले, उसके बाद आपको सिर्फ सोना है, मोबाइल नहीं चलाना है, रील नहीं चलाना है, यूट्यूब नहीं देखना है, कोई सीरीज नहीं देखनी है। समझ आया, कोई सीरीज नहीं देखनी है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, पढ़ाई करो 11-12 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको क्या, तुम्हारी जिंदगी अभी इतनी आसान नहीं है बच्चों, नींद लेना बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा, दिन भर की क्लास कोई मतलब नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है अब इसकी स्पीड और बढ़ती जाएगी। अभी एक सब्जेक्ट है, अभी और भी चीजें होंगी तुम्हारे साथ, ठीक है, क्योंकि एटम तुम्हारा यही है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही।